हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आज की क्लास में हम बात करेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि जो आपका जो पॉलिटी सब्जेक्ट है इसकी बात करेंगे हम लोग। और इसमें अभी तक सिर्फ 3 क्लासेस हुई हैं और आज ये आपकी क्लास नंबर 4 है, यानी कि क्लास 6 की कक्षा 6 की जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो आपका सब्जेक्ट है उसका ये चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले 3 चैप्टर कक्षा 6 की जो आपकी ये सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ किताब है इसके 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं। आज ये चैप्टर नंबर हमारा 4 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चैप्टर 4 जिसका नाम है पंचायती राज, इससे पहले जो चैप्टर नंबर 3 था उसका नाम था सरकार। ठीक है, जिसमें हमने सरकार के बारे में जाना, सरकार के स्तर कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, इनके बारे में जाना। और सरकार जो है अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे आपके हमने बताया था उसमें स्थानीय स्तर पर काम करती है, राज्य स्तर पर काम करती है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। इस तरीके से हमने समाज उसमें सरकार के जो स्तर हैं उनके बारे में जाना था। ठीक है, आज की क्लास छोटी सी क्लास रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ये सब हमने काटा हुआ है, जो नहीं पढ़ना है, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि जो सरकार के 3 स्तर हैं, जैसे स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब क्या होता है? स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से होता है। और सरकार का जो राज्य स्तर होता है, राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य का ध्यान में रखे। ठीक है, जैसे पूरा आपका यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, ये राज्य स्तर हो गया। और इसमें जैसे राष्ट्रीय स्तर का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। तो ये सरकार के 3 महत्वपूर्ण स्तर होते हैं। आइए अब इसको समझते हैं हम चैप्टर नंबर हमारे 4 को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, क्योंकि कई विद्यार्थियों का मैसेज था कि सिर्फ पॉलिटी को साथ में लेकर के चलिए, तो बिल्कुल डेफिनेटली हम साथ में लेकर के चलेंगे। देखिए, इसमें हम बात करेंगे पंचायती राज की। ओके, ग्राम सभा की बात करेंगे, ग्राम सभा को जानेंगे और वोट देने की उम्र क्या होती है। और देखिए यहाँ पे आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, ग्राम सभा, देखिए क्या लिखा है, ग्राम, चलिए यहाँ तक ठीक है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। जो ग्राम सभा होती है एक पंचायत क्षेत्र, आप जहाँ भी रहते हैं वो एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आपका जो है कि गांव या मोहल्ला आता होगा। ठीक है, जिस भी पंचायत क्षेत्र में आप रहते हैं उसमें रहने वाले सभी जो वयस्क हैं, वयस्क का मतलब यहाँ पे है जो 18 साल से ऊपर है, या मतलब जो वोट देने का अधिकार, जो वोट देने के लायक हो गए हैं, तो उनकी एक सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गाँव हो, सिर्फ एक ही गाँव हो, या एक से ज़्यादा गांव भी उसमें हो सकते हैं, एक से ज़्यादा गांव भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इतनी बात भाई। 4 गांव मिलकर के भी एक ग्राम सभा बनाते हैं, 6 गांव मिलकर के भी एक ग्राम सभा हो सकती है, 2 गांव की भी एक ग्राम सभा हो सकती है, 1 गांव भी उसमें हो सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक ग्राम सभा में 1 गाँव भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो ग्राम सभा होगी उसका एक प्रॉपर नाम रखा होगा कि आपकी ग्राम सभा का नाम क्या है। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कई राज्य ऐसे हैं हर गांव में ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता यानी कि वोटर लिस्ट में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य कहलाता है। जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया, यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, जो वयस्क हो गया है, जो वोट देने के लायक हो गया है, वो क्या है जो है कि वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है, यदि उसका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है तो। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझते हैं। देखिएगा, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो जरूरत वाली है वही पढ़ेंगे आज की क्लास में, क्योंकि बाकी कहानी आपके काम की बिल्कुल नहीं है। देखिएगा, जो एक ग्राम पंचायत होती है प्यारे दोस्तों, कई वार्डों, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। मान लीजिए ये एक ग्राम पंचायत है, यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी ग्राम पंचायत है। अब इसके कई वार्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कई वार्ड इसके हो सकते हैं, यानी कि छोटे क्षेत्रों में बटी हुई थी। ये क्षेत्र अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। प्रत्येक वार्ड
अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। कहने का मतलब है एक ग्राम पंचायत है ये, और उसके कई वार्ड हैं। ये जो कई वार्ड हो गए, छोटे छोटे क्षेत्र हो गए। अब ये हर वार्ड एक प्रतिनिधि चुनेगा। हर वार्ड में एक 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 प्रतिनिधि हर वार्ड का होगा, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रतिनिधि होगा, इसका नाम होगा वार्ड पंच। क्या नाम होगा इसका? वार्ड पंच होगा। ठीक है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो मिलकर के एक सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है, जिसे हम ग्राम प्रधान के नाम से जानते हैं। जिसे हम ग्राम प्रधान के नाम से जानते हैं। ओके। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ठीक है। कौन कौन मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं? तो वार्ड पंच और सरपंच मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। अच्छा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ग्राम पंचायत जो है कई वार्डों में बटी होती है, और हर वार्ड एक प्रतिनिधि चुनता है, और जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। ध्यान दीजिए, ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। वो ग्राम पंचायत का तो सचिव है ही, ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सचिव का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो सीधी बात, सचिव का चुनाव ही नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ग्राम प्रधान, सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री। तो सचिव की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना। ग्राम सभा का, देखिए, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना किसका काम है? सचिव का। और जो भी चर्चा और निर्णय हुए हैं उनको रिकॉर्ड रखना, उनको लिख लेना या उनका रिकॉर्ड रखना, पूरा डिटेल ब्यौरा उसके पास होता है, सचिव के पास। ओके। ये काम होता है सचिव का, ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, और फिर वहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, जो भी आगे की योजना बनाई गई है, उसका पूरा रिकॉर्ड किसके पास मिलता है? सचिव के पास मिलता है। इतनी बात जब क्लियर होती है तो फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जैसे एक थोड़ा सा हमने हाईलाइट किया है, इसका मतलब ये है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिसको हम वाटरसेट कहते हैं। वाटरसेट क्या है? या जल संवर्धन विकास कार्यक्रम है। आपसे पूछ लेगा वाटरसेट क्या है? जल संवर्धन विकास कार्यक्रम है। नालों पर जो छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें चेक डैम कहते हैं। नालों पर छोटे छोटे बांध को हम चेक डैम के नाम से जानते हैं। बस इतना ही इसमें पढ़ना है, आगे बढ़ेंगे। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी विद्यार्थी एनसीईआरटी पढ़ रहा है वो बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी वो रास्ता भटक गया। देखिएगा, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके। जो भी ग्राम पंचायत है वह क्या करे, जो है कि पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो, जो अमीर हो गरीब हो, निष्पक्ष। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से काम कर सके। इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा की बैठक में क्या होता है, जो ग्राम पंचायत होती है वो अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है कि देखिए ये प्लान्स हैं, ये योजनाएं हैं जो आगे लागू होनी है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। जो ग्राम सभा है वो पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। भाई जो ग्राम पंचायत है उसने अपनी योजनाएं, अपने प्लान्स लोगों के सामने रखे। अब यदि उसमें कुछ फेरबदल करना है, कुछ बदलाव करना है, तो ग्राम सभा अपनी राय उस पर दे सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग और कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी ग्राम सभा रखती है ग्राम पंचायत के काम पे। ओके, इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? ग्राम सभा। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। यहाँ से समझेंगे ग्राम पंचायत को। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए ग्राम पंचायत की बात कर लेते हैं। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। डिफरेंट ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, चाहे हफ्ते में 2 दिन रख लो, हफ्ते में 3 दिन रख लो, हफ्ते में 1 दिन रख लो, मतलब कहने का मतलब जो भी फिक्स कर दिया गया टाइम उसके हिसाब से।
ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जो भी योजनाएं आई हैं उनको लागू किया जाए, उन पर काम किया जाए। ठीक है, जैसा कि आपने देखा ग्राम सभा ही पंचायत के काम को एक्सेप्ट करती है, स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। यदि ग्राम सभा बीच में जो है रोक लगा दे तो ग्राम पंचायत के काम वहीं पे रुक जाएंगे। यदि ग्राम सभा उसमें कुछ आनाकानी करे या उसको लगे कि इसमें ये योजनाएं यहाँ पे इसमें गलत पैसा दुरुपयोग हो रहा है, इसको नहीं यूज होना चाहिए, तो वहाँ भी ग्राम सभा अपना रोक लगा सकती है। जब तक ग्राम सभा स्वीकृत नहीं देगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, पंचायत अपना काम नहीं कर सकती है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। यहाँ पे एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये महाराष्ट्र के दो ऐसे पंच हैं जिन्हें 2005 में, कब 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निर्मल ग्राम पुरस्कार से 2005 में किसको जो है सम्मानित किया गया था? तो वो महाराष्ट्र के दो पंच थे। या क्वेश्चन पूछ लेगा महाराष्ट्र के दो पंच जिन्हें 2005 में पुरस्कार दिया गया, कौन सा पुरस्कार था? तो इनको निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते ग्राम पंचायत के काम की बात कर लेते हैं। आइए समझिए पॉइंट को। ग्राम पंचायत के काम देखिएगा, सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, यह ग्राम पंचायत का ही काम है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, यानी कि जो भी टैक्स आपने लगाया है उस टैक्स को वसूलना, इकट्ठा करना। ठीक है, यह भी ग्राम पंचायत का काम है। और टैक्स कौन सा? स्थानीय कर। ओके, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना ग्राम पंचायत का ही काम है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या है? ग्राम पंचायत की आमदनी कहाँ से होती है? देखिए, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली जो राशि होती है, आपने घरों पर टैक्स लगा दिया, आपने जो आपके ग्राम पंचायत में जो बाजार लगती है उसमें जो आपने टैक्स लगाया है, उनसे जो वसूला जाता है वो क्या है? आपकी इनकम है। ठीक है, आमदनी का स्रोत है। विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत के द्वारा आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला जो समुदाय के काम के लिए मिलने वाला जो दान है वह भी ग्राम पंचायत की इनकम का एक स्रोत है, साधन है। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। यहां से समझते हैं चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिएगा, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया है। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने, ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं। ओके, यहाँ से चीजों को और बेहतर समझते हैं, फिर क्लास हमारी एंड हो जाएगी। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, एक भी लाइन मिस नहीं कीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। किस प्रक्रिया के तहत लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं? पंचायती राज व्यवस्था के तहत, इस प्रक्रिया के तहत लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ध्यान दीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर, आगे डैश देकर लिखिए ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के सामने जवाब देना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही होती है? ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। ग्राम पंचायत को कौन चुनता है? ग्राम सभा के लोग। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। 2 और स्तरों पर होती है, जिसमें ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकासखंड का होता है। ग्राम पंचायत पहला स्तर है, ओके, विकासखंड दूसरा स्तर है। इसे जो विकासखंड है इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहा जाता है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। एक पंचायत समिति में कितनी ग्राम पंचायतें होती हैं? कई पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, यह तीसरा स्तर होता है। कौन? पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। देखिए, जिला पंचायत कहिए या जिला परिषद कहिए, ये तीसरा स्तर होता है। अब इसमें 3 स्तर हो गए, कौन कौन से? ध्यान दीजिए, ग्राम पंचायत जो है ये लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत पहला हो गया। दूसरा हो गया विकासखंड।
तीसरा हो गया जिला पंचायत या जिला परिषद। ये लोकतांत्रिक सरकार के 3 स्तर होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। जिला परिषद क्या करती है? एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की भी व्यवस्था करती है। इतनी बात क्लियर हो गई। वेरी गुड। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, संविधान में जो भी निर्देश दिए गए हैं उनके बेस पे देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाए हैं, इसलिए जो पंचायत संबंधी कानून होते हैं वो हर राज्य में कुछ उसमें डिफरेंस हो सकता है। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके भी मिलने चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। कैसे रही क्लास कमेंट करके बताइए। छोटी सी क्लास लेकिन बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसमें समझा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।